नमस्कार। हम लोग आज क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ाई किया है, मैं एक झलक में उसका स्मरण करा देता हूँ कि हम सबसे पहले ये पढ़े हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इसका क्षेत्र कौन सा है। इसके बाद फिर हमने देखा है कि इसके अंतर्गत समरूपता की कुछ बातें आती हैं, तो समरूपता क्या है। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल की आर्थिक दशा कैसी थी। आर्थिक दशा के अंतर्गत कृषि, फिर उद्योग और फिर व्यापार, ये देखना है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज कैसा था। समाज के अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी उसकी चर्चा बाद में। फिर इनकी राजनीतिक दशा कैसी थी। राजनीतिक दशा कैसी थी। राजनीतिक दशा के बाद में फिर इनका धर्म कैसा था। फिर इनका नगर नियोजन कैसा था। फिर इनकी कला कैसी थी। फिर इनकी लिपि कैसी थी। इसके बाद इनका उद्भव, पतन और योगदान, ये मुद्दा है। ये इस टॉपिक के अंदर का डायमेंशन है। आप ये समझना, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं कि जब भी आप कभी पीटी की पढ़ाई करते हो तो आपको एक पैटर्न फॉलो करते रहना है क्वेश्चन की समझ बनाने के लिए कि टॉपिक का क्षैतिज विस्तार हमेशा व्यापक होता है। क्षैतिज विस्तार व्यापक होता है। यानी कि किसी भी टॉपिक के अंदर जितने ज़्यादा संभव डायमेंशंस माने आयाम हो सकते हैं, उन डायमेंशंस को खोल के पढ़िए, क्योंकि उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन किसी के भी गहन अध्ययन की ओर मत जाइए। गहन अध्ययन नहीं चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी टॉपिक का अध्ययन जब आप करिएगा तो जितना डायमेंशन खोलेंगे उतना फायदा रहेगा, उसमें कोई कंजूसी नहीं। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही लेकर देखो, इतने डायमेंशंस हैं। समाज को हम पढ़ेंगे तो समाज में भी कई तरह के डायमेंशंस आ जाएंगे, राजनीति में भी कुछ डायमेंशन आ जाएगा,
धर्म के अंतर्गत कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, नगर नियोजन के कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, कला के अंतर्गत देखोगे इसका मोहर, मृदभांड, मनका, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब आ जाएगा। डायमेंशंस खूब रहेंगे, लेकिन इसके अंदर की किसी भी बात के ऊपर विस्तार में नहीं जाना है, यानी बहुत अधिक गहरी जानकारी नहीं चाहिए। डायमेंशन कवर कर लो, काम हो जाएगा। अब हम लोग चलें आगे कि काल की कहानी हम लोगों ने कर रखा है। सामान्य बात यदि कहें तो यह कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच में फ्लरिश किया है, फलता फूलता रहा है। इतने उन्नत सिविलाइजेशन के विकास में कई सौ साल का बैकग्राउंड लगा है। लगभग 3000 बीसी के आसपास आरंभिक नगरीय जीवन शुरू हो गया था, जो 2500 बीसी तक आते आते परिपक्व हो गया। इस काल को इतिहासकार क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, जो आपको मैं बता चुका हूं। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? एक ऐसा काल जिस काल का इतिहास लिखने के लिए हम सिर्फ उसे पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम इनकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं। क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। क्षेत्र के ऊपर जितने क्वेश्चन आते हैं, 3-4 तरीके का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में आपको करा दिया है कि नंबर 1, इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का बाउंड्री क्या है। नंबर 2 कि कौन कौन से राज्य इस सभ्यता के अंदर आते हैं और कौन से राज्य का कौन सा प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, और कुछ प्रमुख नगर कौन सी नदी के किनारे बसे थे। तो फिर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की बाउंड्री नंबर 1, नंबर 2 राज्य और स्थल का संयोग, नंबर 3 नदी और स्थल का संयोग। ये हमने कर लिया तो हमारा ये मामला पूरा हो गया है। उसके बाद अब एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि नॉर्थ में मांडा और साउथ में दायमाबाद और इधर सुतकांगेदोर बलूचिस्तान में से लेकर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो बड़ा क्षेत्रफल आता है, इतने बड़े क्षेत्रफल वाले सिविलाइजेशन को हम एक ही सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जीवन की पद्धति में हमें कई तरह की समरूपता नजर आती है। इनकी जीवन की पद्धति में हमें कई तरह की समरूपता नजर आती है। इस समरूपता को लेकर पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखो कि अभी हम लोग काल कर चुके, क्षेत्र कर चुके, समरूपता के बिंदु को मैं एक झलक में एक क्वेश्चन के तहत आपके सामने में रखता हूं। बेसिक पॉइंट निकाल के दे दूंगा, उतने ही से आपका वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। समरूपता के बिंदु, हेडिंग है समरूपता के बिंदु। समरूपता के बिंदु, नोट कर लीजिए आप मेरे साथ में। समरूपता के बिंदु में नंबर 1, नगर नियोजन। नगर नियोजन की एक समान पद्धति, एक समान पद्धति, नगर नियोजन की एक समान पद्धति। दूसरा नगर नियोजन की समान पद्धति के बाद एक जैसा मृदभांड,
एक जैसा मृदभांड, माप तौल की एक जैसी इकाई, माप तौल की एक जैसी इकाई, फिर लिपि की एक जैसी शैली, एक जैसी लिपि, एक जैसी लिपि, इसके बाद फिर एक जैसा ईंट, एक जैसा मोहर, एक जैसा मोहर, एक जैसा मनका, एक जैसा मनका। ये जो 6-7 बातें हैं, ये जो कुल 7 बातें हैं, इन 7 बातों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मांडा से लेकर दैमाबाद तक और सुतकांगेडोर से आलमगीरपुर तक इन सभी कसौटियों पर एक जैसे थे। इसी वजह से इनको हम इन्हीं वजह से इनको हम क्या कहते हैं, एक ही सभ्यता का हिस्सा कहते हैं। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय देते जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो कि समरूपता का सामान्य परिचय तो हमने आपका यहां पर करा दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय लेके देखो। ये देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहर एक समान है और एक समान मोहर होने के नाते हम इनको एक विशिष्ट सभ्यता का हिस्सा कहते हैं। मोहर का मतलब क्या है? ये एक वस्तु है जिसका इस्तेमाल प्रामाणिकता के लिए किया जाता है। मोहर एक वस्तु है जिसका उपयोग प्रामाणिकता के लिए किया जाता है। प्रामाणिकता के लिए कोई भी यदि उत्पादक होगा, वह कोई वस्तु का उत्पादन करेगा तो उसके ऊपर अपनी कंपनी का छाप लगाएगा। मोहर बेसिकली कंपनी की छाप है। कोई सरकार भी होगी तो सरकार यदि कोई आदेश जारी करती है, निर्देश जारी करती है, तो उसके निर्देश के कागज के ऊपर उसका मोहर होगा। वो ऑथेंटिकेशन है, प्रामाणिकता है। उसके बाद दूसरी बात ये निकल के आती है कि मोहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में बने हैं उसकी सामग्री क्या है? तो सेलखड़ी पत्थर से बना हुआ है। सेलखड़ी पत्थर से बना है। सेलखड़ी पत्थर से बना है। पहली विशेषता मोहर की क्या हुई कि यह प्रामाणिकता देने वाली वस्तु है। दूसरी विशेषता क्या हुई? यह सेलखड़ी पत्थर से बना है। मोहर की विशेषता बता रहा हूं, तुम नोट कर सकते हो। पहली विशेषता मोहर की कि यह सेलखड़ी पत्थर से बना है। सेलखड़ी पत्थर की एक कैटेगरी है जो थोड़ा मुलायम होता है, जैसे दूसरी कैटेगरी है ग्रेनाइटी पत्थर, वो कठोर होता है, उससे आप मोहर बनाने में उतने कामयाब नहीं होंगे। सेलखड़ी एक ऐसे कैटेगरी को कहते हैं जो मिट्टी से थोड़ा ज़्यादा कठोर है बस।
तेलखरी पत्थर से बना है। दूसरी बात यह है कि इस्तेमाल होता है प्रामाणिकता देने के लिए। फिर देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोहर था वो चौकोर था, चौकोर, आप वर्गाकार भी कह सकते हैं। अब देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी स्थल हैं, मैंने बताया ना लगभग 100 के आसपास स्थलों की खुदाई हो चुकी है। इनमें से बहुत सारे स्थलों से हमको मेसोपोटामिया के मोहर मिलते हैं या ईरान के मोहर मिलते हैं, और बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहर हमें उनके क्षेत्रों से मिलते हैं। तो मोहरों के आदान प्रदान से क्या पता चलता है? हमें व्यापार का पता चलता है। व्यापार, वो भी कैसा? विदेशी व्यापार। यदि मेसोपोटामिया का मोहर हमें मोहनजोदड़ो से मिल रहा है, ईरान का मोहर हमको यदि लोथल से मिल रहा है, यदि मेसोपोटामिया का मोहर हमें मिल रहा है मोहनजोदड़ो से, यदि ईरान का मोहर मिल रहा है हमको लोथल से, इसका मतलब है कि इनके बीच में व्यापारिक संपर्क था। इनके बीच में बहुत व्यापारिक संपर्क था। अब देखने लायक बात यह है कि जो मेसोपोटामिया का मोहर कैसा था? मेसोपोटामिया का मोहर कैसा था? बेलनाकार, बेलनाकार। और ईरान का मोहर कैसा था? वृत्ताकार। और सिंधु वाले का कैसा था? वर्गाकार, चौकोर भी दे सकता है। ये सिंपल क्वेश्चन का आधार बन जाएगा। जब हम ये बात कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक विशेषता यह है कि इनके मोहर कैसे थे? चौकोर या वर्गाकार। तो इसका मतलब है कि दूसरी सभ्यता के जो लोग थे उनके मोहर अलग थे, दूसरी सभ्यता के लोगों के मोहर अलग थे। इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया वालों का मोहर कैसा था? बेलनाकार। इसकी प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से यदि हमको मेसोपोटामिया का मोहर मिला है, इसका मतलब है क्या कि मेसोपोटामिया की वस्तु यहां आई होगी बिक्री के लिए, और उस वस्तु के साथ में ये मोहर लगा रहा होगा। हमको वो मोहर मिल गया, वस्तु खत्म हो चुकी है। इससे दोनों के बीच में ट्रेड का पता चल जाता है। ईरान का वृत्ताकार मोहर मिला है हमको, कहां से? लोथल से, लोथल से। इसका मतलब है क्या कि लोथल और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अन्य क्षेत्रों के साथ ईरान वालों का व्यापार चलता होगा। उनकी वस्तु आई, वस्तु के साथ में मोहर आया, वस्तु खत्म हो गया और मोहर बच गया। फिर देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता वालों का जो वर्गाकार मोहर था वो हमें ईरान के कई क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, मेसोपोटामिया के कई क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इन सब क्षेत्रों से इनके मोहरों की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में इंटरनेशनल ट्रेड चलता था। इंटरनेशनल ट्रेड चलता था, समुद्र पारीय व्यापार चलता था।
समुद्र पार का व्यापार चलता था। समुद्र पार का व्यापार चलता था। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि मोहरों के आधार पर आप बड़े पैमाने के व्यापार का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आपको यह अंदाजा लगेगा कि इन मोहरों पे देखो कई प्रकार की लिपि अंकित है। जितने मोहर पे जाओगे सब पर आपको कुछ कुछ लेख लिखा हुआ मिलेगा। आप जितने भी मोहर पे जाओ सब पे आपको लेख लिखा हुआ मिलेगा। तो इन सब से आपको क्या पता लगेगा कि 5वां पॉइंट है मोहर, मोहरों से लिपि का ज्ञान होता है। लिपि का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यही है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। अभी सिर्फ सुन लो किस किस तुम लोग कुछ अजीबो गरीब तरह का कमेंट कर रहे हो जी। कुछ लोग कहता है कि मेंस के जैसा पढ़ाइए, कुछ लोग कहता है लिखवाइए, लेकिन तुम लोग समझ काहे नहीं पा रहे हो कि इसमें हमारे हाथ की चीज नहीं है। तुम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तुम्हारे मेंस के कोर्स में ही नहीं है, तो हम तुमको मेंस क्या पढ़ा दें इसमें। दूसरी बात यह है कि मैनेजमेंट वाले लोगों ने तुमको कोई ना कोई नोट्स दिया होगा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। अब उसके एक एक लाइन का नोट्स मैं लिखाते रहूं तो तुम्हारा क्या फायदा हो जाएगा उसमें। तीसरी बात यह है कि यदि हम इस टॉपिक को तुम्हारे सामने में पॉइंट दर पॉइंट आगे बढ़ा रहे हैं तो इसके पॉइंट का चयन किस आधार पर किया जाएगा। इसके पॉइंट का चयन सिर्फ और सिर्फ एक आधार पर किया जा सकता है कि इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम्हें पता है कि इस एग्जाम में तुमको अकेले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री साइड से कम 12 टॉपिक पढ़ने होंगे और 12 टॉपिक के अंतर्गत हमारे क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 से 5। तो 4 से 5 क्वेश्चन यदि आएंगे तो हमको उस एंगल से ही पढ़ना होगा जिस एंगल से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस एंगल से आता है यह कैसे समझोगे। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ के समझोगे। क्या तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की पढ़ाई किया है। यदि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की पढ़ाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ने का और पढ़ाने का पैटर्न हो क्या सकता है। यदि तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत आती है तुम अपनी ओर से डिमांड रखो, तब पॉइंट ही लिखवाइए। तो समझना नहीं चाहते हैं, पॉइंट लिखवा तो दूंगा। और तुमको क्या लगता है मैं पॉइंट लिखवा नहीं रहा हूं। तुम समझो
कि तुमको यही तो बता रहा हूं कि ये जो तुम समझ रहे हो ये क्या है? काल, ये पॉइंट ही तो हुआ। क्षेत्र, समरूपता के जितने बिंदु मैंने बताए, ये पॉइंट ही तो है। ये क्या है? समरूपता के अंतर्गत अब हम लोग इन्हीं समरूपताओं के अंतर्गत एक बिंदु की ओर जा रहे हैं कि इनका मोहर एक जैसा है। पॉइंट ही तो है। मोहरों के अंतर्गत जो तमाम विशेषताएं आ सकती हैं, इसी के तहत मैं 5वां पॉइंट लिखवा तो रहा हूं तुमको। तो तुम काहे नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं तो नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि किसी को भी छोड़ के किसी की उपेक्षा करके आगे बढ़ना ठीक नहीं होता है। किसी भी बच्चे की उपेक्षा करके ठीक नहीं होता है पढ़ाना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम में से कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि रेगुलर तुम लोग कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हो जो कमेंट किसी भी टीचर की गरिमा के लिए बिल्कुल ही गलत होते हैं। तुम लोग मेरा जजमेंट करेगा। तुम्हें पता है कि मैं यहां हूं इसके लिए 2 महीने की छानबीन की गई है, तब यहां आया हूं। क्या कह रहा है कि विचार करते हैं कौन चेंज करना चाहता है। तुम मेरा भाग्य तय करेगा। दिमाग खराब हो गया तुम लोग का। मूर्खता की परिभाषा में से तुम लोग उदाहरण के तौर पे आ जाओगे ऐसे में। जिनको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है बकवास क्या करते हो जी। एक तो मैनेजमेंट वाले मूर्ख कि उन्होंने एंसेंट इंडिया से पीटी का क्लास लगा दिया। क्लास की शुरुआत मेन से करना चाहिए था, लगा दिया पीटी का। तुमको क्या नोट्स दिया नहीं दिया हमको दिखाया ही नहीं। हमें कुछ नहीं पता तुमको कौन सा नोट्स मिला है। 3 दिन से मैं कह रहा हूं कि मुझे नोट्स दिखाओ, क्या नोट्स दिए हो ताकि मैं उसके मुताबिक क्लास को ट्यून कर सकूं। अभी तक नोट्स ही नहीं आया है। तुम में से कौन क्या पढ़ा है मुझे मालूम नहीं। मैं तुमको एग्जाम के ख्याल से पढ़ाऊंगा, मुझे मालूम है कि एग्जाम कैसे पढ़ाना चाहिए। और तुमको पहली बार पढ़ाना शुरू किया हूं क्या? 20 वर्षों से यही काम कर रहा हूं। तुम पहली बार इतने होशियार लोग मिले हो कि जो मेरा जजमेंट करने बैठ गए। है तुम्हारे पास में इतना विजडम तो मेरा जजमेंट करेगा। नहीं पढ़ना है तो जाओ, जो करना है करो। अनाप शनाप बकवास लिखते रहते हो। इरिटेट कर देते हो यार। इरिटेशन का भी ना मतलब, कम एज के बच्चे को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि वो अपनी बातें समझा सके, अपनी बातें कह सके, अपनी बातें पूछ सके। लेकिन इसका ये मतलब थोड़े ना है कि तुम कुछ भी लिख दो। दिस इज नॉट सिंपली टॉलरेबल। मैं कहीं पढ़ा के धन्य होने वाला में से नहीं हूं। समझ गए ना? मैं कहीं पढ़ा के धन्य होने वालों में से नहीं हूं। मैं सड़क पे भी बैठ जाऊंगा ना तो मेरे पास में तुम्हारे इतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे पढ़ाने के लिए, और आते रहे हैं। तुम कैसे कर सकते हो जजमेंट मेरा? क्या संस्कृति तुमने सीखा है? क्या इज्जत करना सीखा है तुमने अपने से बड़ों का? है? और नहीं तो फिर मैं कह दूंगा कि मैनेजमेंट वालों को कि बंद करिए ये कमेंट बॉक्स, ये चैटर बॉक्स, बिना मतलब का ये पिंडारा बॉक्स है। ये बिना मतलब इडियोटिक स्टेटमेंट्स करते रहता है सर। आगे बढ़ो।
अब मैं तुम लोग को ये बता रहा था कि मोहर क्या होता है। तो मोहर एक ऐसी वस्तु है जिसका इस्तेमाल प्रामाणिकता के लिए होता था। मोहर की वस्तुओं का उपयोग किस काम के होता है? यदि कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति अपनी वस्तु किसी जगह पर बेचता है तो अपनी वस्तु के साथ में उसकी प्रामाणिकता के लिए एक मोहर लगा देता है। जब उसका मोहर लग गया, वही मोहर उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं यहां पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स वाला का टी शर्ट पहन के या जैकेट पहन के पढ़ा रहा हूं, यहां पर देखो फिजिक्स वाला लिखा हुआ है, ये फिजिक्स वाले का मोहर हो गया, ये ब्रांड हो गया। कुल मिलाकर कहानी यह है, कुल मिलाकर कहानी यह है कि मोहर की ये बात हो गई। मोहर के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मोहरों का निर्माण किस चीज से होता था? तो निर्माण होता था पत्थर से। कौन से पत्थर से? तिलखड़ी पत्थर से। उसके बाद मोहर के ऊपर अगला क्वेश्चन आ सकता है कि इसका आकार कैसा था? चौकोर। अब तुलना करने के लिए याद रखना कि मेसोपोटामिया से जो मोहर मिला है उसके ऊपर पहला क्वेश्चन कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया का मोहर का आकार कैसा था? बेलन के आकार का। ईरान का मोहर कहां से मिला है? लोथल से। कैसा था ईरान का मोहर? वृत्त के आकार का। अब यहां का मोहर वहां से मिला, वहां का मोहर यहां से मिला, इसका क्या मतलब है? दोनों के बीच में व्यापार का संपर्क था। इसके बाद फिर अगला मुद्दा है कि मोहरों से और क्या जानकारी मिलती है? तो मोहरों से हमको उनकी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। लगभग 2000 के आसपास मोहर मिले हैं और उन 2000 मोहरों से नहीं बच्चा, देखो कोई ऐसा नहीं है, गुस्सा की बात नहीं है, तुम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि मैं अब इस स्टेज में नहीं हूं कि मैं कोई इस तरीके का स्टेटमेंट सुन सकूं। मैं इस तरह का स्टेज न उम्र का है न काम की हैसियत का है कि मैं इस तरीके के बचपना स्टेटमेंट सुनूं। दूसरी बात यह होती है कि मैं ये बात जानता हूं कि जब भी कभी कोई नया प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाने जाऊंगा, तो तुम बोल रहे हो ना दृष्टि, तुमको पता नहीं है विकास दिव्यकीर्ति मेरे पास कम से कम 20 दिन आए होंगे कि आप हमारे यहां पढ़ा लीजिए। तुमको क्या लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत महान आदमी हैं? क्या है वो? हमारे बगल में तो रहते हैं। 20 बार कम से कम रिक्वेस्ट किए होंगे। कौन से हैसियत है भाई? क्या तुमको पता है कि तुम किसे बात कर रहे हो, किसे पढ़ रहे हो? तुम हमको यूट्यूब के टाइप से पढ़ाने वाला समझते हो? तो इस सब तरह की चीजें सुनो, आदत नहीं है यार, कभी सुनने की आदत नहीं है, कभी इस तरीके की बातें करने की भी आदत नहीं है। मैं बच्चों को बच्चे के जैसा मानता हूं, अपने बेटी जैसा मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को बेहतर तरीके से सर्व करूं। और यह भी बात तय है कि तुम्हें सही पैटर्न पर लाना मेरा काम है। कि यूपीएससी का एग्जाम है, तुम यदि सोचते हो कि एसएससी के पैटर्न पे पढ़ के पास कर जाएंगे तो ये सही हो जाएगा, तो नहीं होता है। वो नाम बड़े और दर्शन छोटे में नहीं चलता है। तीसरी बात है कि किसी भी टीचर के साथ में इंट्यून्ड होने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम लगता है। जब 4 दिन, 5 दिन का टाइम लगेगा तो लगेगा ही ना। तो धैर्य रखो, शांत रहो, सुनो, समझो, कोशिश करो। कुछ कोशिश तुम भी करो, ऐसा थोड़ा नहीं है कि सिर्फ हम ही कोशिश करें। यदि तुम लोगों को कोई नोट्स नहीं मिला है तो तुम मुझे अपनी बात बताओ कि सर हम लोगों को कोई नोट्स नहीं मिला है। किसी दूसरे सब्जेक्ट में कोई नोट्स मिला है तो मुझे बताओ कि उस सब्जेक्ट में नोट्स मिला है, तो मैं मैनेजमेंट के लोगों को बोल सकता हूं कि नोट्स मिला है कि नहीं मिला है।
कुछ लोग जो पढ़ा रहे हैं उनके कुछ एक अपने क्या कहते हैं पैटर्न होता है कि पीटी और मेंस को संयुक्त रूप से पढ़ाते हैं, तो उसमें तुमको काम के लायक बातें लिखवा देते हैं, पूरे लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, डिटेल में लिखवा देते हैं। मैं तुम लोगों को तब ना लिखवाऊंगा जबकि मेरे इस सेक्शन का संबंध मेन से होगा। मेन से है नहीं। पीटी के लायक फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को क्रम में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ दो बातें जरूरी है, नोट करना और समझना। तुम गौर करके देखो कि मैं नोट भी करवा रहा हूं और समझा भी रहा हूं। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम लोगों को पिछले वर्षों के पूछे गए सवाल से देखना होगा कि क्या हमारे पढ़ने से एग्जाम में पूछे गए सवाल बनते हैं। मैं तुमको गारंटी करता हूं कि तुम जब टॉपिक के खत्म होने के बाद जाओगे पिछले वर्षों के क्वेश्चंस में, तो तुमको लगेगा कि तुम 100% क्वेश्चन बना लोगे। इसके सिवा और दूसरा कोई तरीका नहीं होता है पढ़ने का। यहां पर हम 3 इडियट की कहानी नहीं सुना सकते तुमको। और प्रीलिम्स के पढ़ने का ये मिजाज होता है बच्चा कि तुम कहानी सुनने की मूड में मत पढ़ो। मेंस में कहानियां होती हैं। जब हम मेंस में जाएंगे, जब हम इसी जगह पर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे होते, इसी जगह पर हम जब तुमको वर्ल्ड हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे होते, तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट होता, उसके अंदर कहानी होती, उसके अंदर लिटरेचर होता, उसके अंदर कई तरह की बातों को मैं संयोग में मिला देता और तुमको चीजें अच्छी लगेगी। लेकिन वो यहां नहीं संभव है, तो फिर आराम से करो। तो मोहर के बारे में मैंने कहा 5वां पॉइंट की मोहर से लिपि का ज्ञान होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब 2000 के आसपास मोहर मिले हैं और हर एक मोहर पर देखोगे इसी तरह की लिपि मिली है। इनकी लिपि कैसी थी? तो इनकी लिपि को देखोगे तो इसको कहते हैं बोस्त्रोफेदन लिपि। बोस्त्रोफेदन लिपि, बोस्त्रोफेदन लिपि। इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों की लिपि कैसी थी? बोस्त्रोफेदन बोस्त्रोफेदन उसके बाद दूसरी बात क्या है कि इनकी लिपि और कैसी थी? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। इसके बाद अभी पढ़ नहीं सके, पढ़ नहीं सके। इसमें एक नोट में लिख लेना, सबसे बड़ी लिपि, सबसे बड़ी लिपि सबसे बड़ी लिपि कहां से मिली है? धौलावीरा से मिली, धौलावीरा से मिली। सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा से मिली है। सबसे बड़ी लिपि कहां से मिली है? तो धौलावीरा से। इसमें समझने लायक बात कुछ है, पॉइंट्स लिख लिए हो, अब समझ लो क्या है तुमको समझना। तो ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो महत्वपूर्ण स्रोत है इनका मोहर। लगभग 2000 के आसपास मोहर मिले हैं और हर मोहर पे आपको कुछ न कुछ लिखा हुआ प्रमाण मिलेगा। तो लिपि की जानकारी का बड़ा स्रोत हो गया।
सबसे ज्यादा मोहर कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सबसे ज्यादा मोहर कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सबसे ज्यादा मोहर जहां से मिला है उसका नाम मोहनजोदड़ो है, तो इसी पर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि लिपि का भी सबसे ज्यादा प्रमाण कहां से मिला है। तो कॉमन सेंस है कि लिपि का सबसे बड़ा स्रोत है मोहर। मोहर का प्रमाण सबसे ज्यादा कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो लिपि का प्रमाण सबसे ज्यादा कहां से? मोहनजोदड़ो से। इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है पीटी के ख्याल से, कि सबसे बड़ी लिपि कहां से मिली है? सबसे बड़ी लिपि मिली है धौलावीरा से। धौलावीरा से एक ऐसा स्क्रिप्ट का प्रमाण मिला है जो सबसे बड़ा दिखता है, उसको लगता है साइन बोर्ड की तरह यूज किया गया है। साइन बोर्ड की तरह यूज किया गया है। साइन बोर्ड की तरह यूज किया गया होगा। आपसे क्वेश्चन के रूप में सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी लिपि का प्रमाण कहां से मिला है। हो सकता है उसी में लिख के दे दे कि साइन बोर्ड की तरह से इस्तेमाल किया गया सबसे बड़े लिपि का प्रमाण कहां से मिला है। तो कुल मिलाकर कहानी है कि साइन बोर्ड की तरह यूज किया गया है। तो कहां से मिला है भाई? तो धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा कहां था? गुजरात में। गुजरात में। धौलावीरा कहां था? तो गुजरात में। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा क्या है कि बोस्त्रोफेदन का मतलब क्या होता है? बोस्त्रोफेदन को देखो कैसे चलता है। वो दाएं बाएं से दाएं की ओर जाएगा, फिर दाएं से बाएं आएगा, ऐसे। बोस्त्रोफोदन इसको कहते हैं। शुरुआत इसमें लेफ्ट से होती है, लेफ्ट टू राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि कैसी थी? तो एक शब्द आएगा बोस्त्रोफेदन, वो सही रख मान के चलिएगा। बोस्त्रोफेदन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, ये लिपि ऐसी होती है। फिर आपके सामने दूसरा शब्द आता है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें भावों की अभिव्यक्ति चित्र के माध्यम से होती है। भावों की अभिव्यक्ति चित्र के माध्यम से होती है। और अभी पढ़ नहीं सके इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिपि के बारे में जितनी बातें करनी थी कर लिया। फिर देखो मोहर के बारे में अगला पॉइंट क्या उल्लेखनीय है। तो मोहरों पर कई तरह के संकेत, कई तरह के संकेत और प्रतीक संकेत एवं प्रतीक हैं, उपजे हैं या बनाए गए हैं। मोहरों के ऊपर कई तरह के संकेत और प्रतीक बनाए गए हैं। जैसे कि कोई पशु का अंकन है, जैसे कि कोई ध्यान मुद्रा के योगी का अंकन है, ध्यान मुद्रा के योगी का अंकन है। आदि आदि इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में इनके से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो
अनेक प्रकार के मोहर हैं, उनके संकेतों प्रतीकों के ऊपर खूब रिसर्च हो सकता है। आपके एग्जाम के लिए 2 ही तरह के मोहरों के ऊपर क्वेश्चन की संभावना बनती है। पशु के अंकन वाला में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पशु के अंकन वाले में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से पशु, तो एक देखोगे कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एवं पवित्र पशु कौन था? सबसे ज्यादा जिसका अंकन किया गया हो, जिसे सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता हो, सबसे ज्यादा जिसका अंकन किया गया हो और जिसे सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता हो, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एक सिंह एक सिंह वाला पशु, यूनिक हॉर्न और यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु, एक सिंह वाला पशु, इसे सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था। इसके अंकन भी सबसे ज्यादा हुए। इसके बाद दूसरा पशु कौन है? तो कुबर वाला बैल, कुबर वाला बैल, हम्पड बुल, कुबर वाला बैल। शायद ये शिव से जुड़ा हुआ रहा होगा, बाद में तो शिव से जुड़ ही गया है। इसके बाद फिर गेंडा, गेंडा, हाथी, शेर, ये ऐसे पशु हैं जिनका अंकन इनके मोहरों पर किया गया है। तो मोहरों के ऊपर जिन पशुओं का अंकन किया गया है, उन पशुओं के ऊपर आधारित क्वेश्चन यदि पूछना हुआ तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक ये कि इनके मोहरों पे इनमें से कौन-कौन से पशु का अंकन हुआ है, अथवा सिंपल दे देंगे कि ये कौन-कौन से पशु से वाकिफ थे। ये भी आ जाएगा कौन-कौन से पशु से लोग वाकिफ थे, और ऐसा सीधा दे देगा बैल। जैसे अब देखोगे कि कौन-कौन से पशु से वाकिफ थे, तो बैल एक श्रृंगी पशु, गेंडा, हाथी, शेर, हिरन, ये वो पशु हैं जिनका कि अंकन इनके सिक्कों पर, इनके मोहरों पर हुआ है। ये वो पशु हैं, ठीक है बेटा, नहीं मिटाएंगे, ठीक है। ये वो पशु हैं जिनका कि अंकन इनके मोहरों पे हुआ है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाय का अंकन नहीं हुआ है, इनके मोहर पे गाय का अंकन नहीं हुआ है। अब कई लोग ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गाय से परिचित नहीं थे, तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद सा निष्कर्ष है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बैल से परिचित हैं और गाय से नहीं परिचित हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्राचीन काल में बैल जो है वह हाथी का बेटा होता था? प्राचीन काल में यदि बैल है तो गाय भी होगी ही होगी। हो सकता है कि गाय की पूजा नहीं होती होगी, इसीलिए हो सकता है कि मोहरों के ऊपर उनका अंकन नहीं किया गया है, ये संभावना बनती है। अब हम ये समझ जाए कि या तो क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से पशु से वाकिफ थे, या तो क्वेश्चन आएगा कि मोहरों पे कौन कौन से पशु का प्रमाण मिला है, या तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा पवित्र पशु कौन था। एक श्रृंगी पशु रहा ऑप्शन में तो वही होगा।
कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक श्रृंगी पशु ऑप्शन में ही ना रहे और अब दे दे कि इनके बीच में से सबसे ज्यादा पवित्र पशु कौन सा था, तो एक श्रृंगी पशु के बाद सबसे ज्यादा पवित्र पशु जो था वो था कुंवर वाला बैल। उसके बाद सबसे ज्यादा मोहर पर अंकन भी इसी का है। क्लियर है? अब हम मोहरों के ऊपर जितनी पढ़ाई करनी थी पढ़ाई कर लिए। ये देखो, यही एक सिंह वाला पशु है, एक श्रृंगी पशु। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और था जो मैंने आपको बताया था करना है, वो ये कि एक ध्यान मुद्रा का योगी, इसके बारे में जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो से पाशुपत शिव के अंकन, मोहनजोदड़ो से पाशुपत शिव के अंकन वाला मोहर मिला है। मोहनजोदड़ो से पाशुपत शिव के अंकन वाला मोहर मिला है। मोहनजोदड़ो से, अभी सुन लो, इतना लिख लिया है, इतना ही से काम चल जाएगा। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है। मोहर के ऊपर एक व्यक्ति को समाधि में बैठा हुआ दिखाया गया है। उसके चारों तरफ कई सारे पशु हैं। उन पशुओं और ध्यानस्थ मुद्रा के व्यक्ति को देखकर सर जॉन मार्शल नाम के एक हिस्टोरियन ने अंदाजा लगाया कि ये संकेत करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पाशुपत शैव धर्म में यकीन करते होंगे। उस धर्म का प्रचलन उस समय रहा होगा। तो आपसे ये तो पूछना मुश्किल है कि इस मोहर का इंटरप्रिटेशन किसने किया और कहा कि यह पाशुपत शिव के अंकन वाला मोहर है। सर जॉन मार्शल ने अंदाजा लगाया था, आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यह आपसे पूछा जा सकता है कि पाशुपत शिव के अंकन वाला मोहर कहां से मिला है। कभी कभी क्वेश्चन की भाषा यह दे देते हैं कि एक मोहर जिसका इंटरप्रिटेशन सर जॉन मार्शल ने पाशुपत शिव के रूप में किया है, जिसके ऊपर एक ध्यानस्थ योगी और आसपास के कई सारे पशुओं को दिखाया गया है, इसकी प्राप्ति कहां से हुई है। यानी आपको जिस पे फोकस करना है वो ये कि पाशुपत मुद्रा वाला मोहर मिला कहां से है, तो मोहनजोदड़ो से। इतनी बातें आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि मोहर से संबंधित बातें आपने पढ़ ली। अब मोहर को लेकर चर्चा को विराम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मोहर मोहर एक ही चीज है, इसमें बेटा कोई दिक्कत नहीं है। मोहर वैसे शब्द फारसी में मोहर ही बोलते हैं, मोहर। अंग्रेजी में सील्स, हिंदी में मुद्रा। अब आगे दूसरा जो तुमको समरूपता से संबंधित पॉइंट मिला है, ये देखो, मोहर का मामला मैंने कंप्लीट कर दिया। मोहर के बाद ईंट जो छोटा है उसको निपटा देता हूं। तो चौकोर ईंट, चौकोर ईंट 1:2:4 का ईंट। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जहां भी चले जाइएगा वहां पर आपको इसी प्रकार का ईंट मिलेगा। ईंटों की समरूपता इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषता है। और समरूपता का स्वरूप क्या है? 1:2:4, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
अगला मुद्दा क्या है? लिपि। लिपि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगला मामला है मनका। मनका क्या है? मनका। मनका माने दाना। पत्थर का दाना। जिसका निर्माण पत्थर का दाना जिसका निर्माण कार्नेलियन पत्थर और लाजबर्द पत्थर से होता था। कार्नेलियन पत्थर और लाजबर्द पत्थर से होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में, लिखना नहीं, सुन लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में जो मनके आपको मिले हैं, मनका को अंग्रेजी में बोलते हैं बीड्स, तो जो मनके मिले हैं वो मनके सामान्य तौर पर इन्हीं दो सामग्रियों से बने हुए मिलेंगे, लाजबर्द पत्थर से और कार्नेलियन पत्थर से। पत्थरों की ये दो श्रेणियां हैं। इन पत्थरों से मनके बनाए जाते थे। मनका एक तरीके का दाना होगा। इसी दाना को आप यदि एक माला में पिरो दें तो वो माले का हिस्सा हो जाएगा। कई सारे मनकों को धागा में पिरो दीजिए, वो माला बन जाएगा। और माले का उपयोग क्या है? उपयोग क्या है? तो वो अलंकरण के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता था। अलंकरण, अलंकरण के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। अब इससे संबंधित आपका अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? इससे संबंधित आपका अगला क्वेश्चन यह हो सकता है कि मनका का उद्योग कहां था? लाजबर्द पत्थर, लाजबर्द पत्थर पत्थर कहां से मिलता था? लाजबर्द पत्थर कहां से मिलता था? मनका का उद्योग कहां था? लाजबर्द पत्थर कहां से मिलता था? और इसका व्यापार, इसका व्यापार कहां होता था? तो ये तीन फैक्ट्स हैं जो आपको मनका से संबंधित जानना पड़ेगा। ये तीन फैक्ट जानेंगे जिसके आधार पर आपका ये मुद्दा कंप्लीट हो जाएगा। तो मनका का उद्योग कहां था? तो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो मनका का मिलेगा आपको वो है लोथल में। लोथल में यहां क्या होता था कि कच्चा माल कहीं से आया हो, उसको इंडस्ट्री में प्रोसेस करके दाना के रूप में कन्वर्ट किया जाता था और उससे माला बनाया जाता था। और माला जब आप बना लेते थे तो उसका फिर व्यापार होता था विदेशों तक, विदेशों तक। माने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तो माल बिकता ही था। जैसे लोथल में बना तो वो
राजस्थान में और पंजाब में और हरियाणा में और गुजरात के अन्य क्षेत्रों में और सिंध में सभी जगह जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया से बाहर भी जाता था। ईरान में और मेसोपोटामिया में और ओमान में भी इनके मनके जाते थे। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो काम के लायक आपके एग्जाम के लिए बचता है वो ये कि लाजबर्द पत्थर कहां से मिलता था। तो लाजबर्द पत्थर मिलता था अफगानिस्तान में बदख्शां की पहाड़ी से। बदख्शां की पहाड़ी से लाजवर्द पत्थर मिलता था अफगानिस्तान में बदख्शां की पहाड़ी से। और बदख्शां की पहाड़ी से जो लाजवत पत्थर मिलता था उसको अफगानिस्तान में ही 2 शहर है, वहीं पे पत्थरों को जमा करके उनकी मंडी लगाई जाती थी, जहां से कि गुजरात आदि से व्यापारी आकर खरीद के ले जाते थे और फिर अपने यहां उद्योगों में उसका प्रोसेसिंग करते थे। तो मंडी वाला जो जगह है वह है तोरतुघई और मुंडीगाक। तोरतुघई और मुंडीगाक, इसे मंडी का शहर भी कहा जाता है और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का उपनिवेश भी कहा जाता है। उपनिवेश भी कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां 3-4 तरीके से घुमा के क्वेश्चन गढ़ा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि और ये लाजवत पत्थर की प्राप्ति कहां से होती थी। हो सकता है कि सिंपल दे दे अफगानिस्तान, हो सकता है उसके अंदर थोड़े से डिटेल में जाए तो कह दे बदख्शां की पहाड़ी, और थोड़ा और गहराई में जाए तो कह दें तोरतुघई और मुंडीगाक जो कि स्थल है। और चूंकि उस जगह पे ना तो इंडस्ट्री है, ना तो ज्यादा एग्रीकल्चर है और न ही और कोई कारण है विकास के, फिर भी उसका नगरीय विकास हो गया, तो उसका कारण यही है कि वह लाजबर्द पत्थर की मंडी हुआ करता था। और उसी को कई सारे इतिहासकार इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों का उपनिवेश भी कहते हैं। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आप मनका के बारे में थोड़ा इधर देखो। ये देखिए कार्नेलियन पत्थर का मनका है। ये कार्नेलियन पत्थर का मनका है। ये एक दाना है, बड़ा सा दाना इसमें दिखा दिया गया है, कार्नेलियन पत्थर का मनका है। और ये है लाजबर्द पत्थर का मनका। लाजबर्द पत्थर का मनका ये है। ये मनका बना कहां है तो लोथल में। ये मनका बना कहां है तो लोथल में। और ये है ओरिजिनल पत्थर। ये पत्थर है जो कहां से प्राप्त हुआ है तो सोरतुघई से। सोरतुघई से कहां था सोरतुघई? अफगानिस्तान में बदख्शां की पहाड़ी से निकाला गया पत्थर का ये टुकड़ा, जिसको उद्योग के अंदर ये स्वरूप दे दिया गया। मनका के बारे में आप एक कदम और आगे बढ़ के देखिए तो यही अंत में इसका फाइनल स्वरूप ये आ जाता है। ये आ जाता है फाइनल स्वरूप, जिसको कि देश विदेश के अंदर निर्यात के लिए भी बेचा जाता था। इससे ज्यादा आपको
इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मनका का मामला कंप्लीट हो जाता है और तब हम जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के मृदभांड की ओर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मृदभांड कैसा था। अगला टॉपिक लिख लीजिए, मृदभांड। पेन में क्या दिक्कत है बेटा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मृदभांड की ओर चलकर देखो तो क्या कहानी है। तो मृदभांड का मतलब क्या होता है, मतलब मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बढ़िया मृदभांड कौन सा था, सर्वोत्तम मृदभांड कौन सा था। तो लाल रंग के बर्तन पर, लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी वाला, काले रंग की चित्रकारी वाला मृदभांड। मतलब ऐसे समझो कि उस समय व्हाइट पे रेड से लिखा गया सर जी, ना बेटा व्हाइट पे रेड से नहीं लिखा गया, मतलब कैसे लिखा गया, मतलब लिपि के बारे में पूछना चाहते हो कि मृदभांड के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हम मृदभांड की बात कर रहे हैं, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि इस काल का सबसे बढ़िया मृदभांड कौन सा था। सबसे बढ़िया का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे स्तरों पर साधारण मिट्टी के बर्तन भी होते थे जो गरीब लोग यूज करते थे। जो सबसे बढ़िया बर्तन होता है, आज के डेट में भी देखोगे कि बहुत सारे बर्तनों का ब्रांड है, तो बर्तनों का ये जो महंगा महंगा ब्रांड है उसको तो अमीर करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में जो अमीर लोग थे वो कैसे बर्तनों का उपयोग करते थे। तो उस समय के अमीर लोग जिस बर्तन करते थे उसी का नाम यहां पर है कि वो लाल रंग का बर्तन होता था और उस पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। अंग्रेजी में उसको ब्लैक ऑन रेड पॉटरी भी कहा जाता है। लाल रंग के ऊपर काले रंग की चित्रकारी वाला मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, ना ना ना, चित्रित धूसर मृदभांड वगैरह बाद का है, चित्रित धूसर मृदभांड वगैरह बाद का है, अभी उसकी चिंता मत करिए। तो ये देखो कि मिट्टी का बर्तन ये है लाल रंग, ये देखो लाल रंग का बर्तन है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि बर्तन लाल रंग का दिख रहा है और उसके ऊपर काले रंग से डिजाइन बनाया गया है, काले रंग का डिजाइन है। लगता है कि कोई ज्योमेट्रिक डिजाइन है, कोई बोटेनिकल डिजाइन है, वो क्या है सो आई डोंट नो। और भी आपको इस तरह के कई सारे बर्तन दिखाई देंगे। ये सब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का बर्तन है। ये देखो लाल रंग का बर्तन है, लाल रंग का, और ये देखो काले रंग का चित्रण है, काले रंग का चित्रण। तो मृत भांडों को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है। मृत भांडों को लेकर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन प्राय आ ही जाता है। मनका बनाने का कारखाना चान्होदरों में मिला,
मनका बनाने का कारखाना मैंने आप लोग को बोला था ना कि कई जगह मिला है। जो सबसे बड़ा कारखाना है वो लोथल मिला है। संयोग देखो कि तुम अभी पूछ रहे हो ना, आज ही मैंने ऑप्शनल पढ़ाया है इस टॉपिक के ऊपर। आज ही मैंने ऑप्शनल में पढ़ाया है, तो उसमें मैंने बताया लोथल एंड चन्हूदरो, लेकिन तुम्हारे क्लास में मैंने सिर्फ लोथल पढ़ाया। उसका वजह यही है कि लोथल में सबसे बड़ा कारखाना मिला है। बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, तो मैंने लोथल बता दिया और बाकी छोड़ दिया, और उतने से काम चल भी जाएगा। सर लिपि भी बता दीजिए। लिपि तो बता दिया बेटा, लिपि तो बता दिया, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले के लोगों में बहुत दिमाग था, पहले के लोग स्मार्ट थे। पहले के लोग तुमको क्या पागल लगते हैं? बहुत स्मार्ट थे भाई। बहुत स्मार्ट होने के अलावा तुमको एक बात और बता देता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में जो भारत के इलाके का इंडस्ट्री है वो दुनिया में सर्वोत्तम माना जाता था, और इसीलिए यहाँ के लोग जो वस्तुएं उत्पादित करते थे उनका विदेशों में बहुत डिमांड था। ये कई सारे क्षेत्रों से कच्चा माल मंगा लेते थे, अपने इंडस्ट्री में तैयार करते थे और फिर निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया का कुछ एक मोहर मिला है हमको भारत के इलाके से, या ईरान के इक्का दुक्का मोहर ही मिला है हमको हमारे अपने यहाँ से, और हमारे यहाँ के मोहर वहां से बहुत मिले हैं। कई सारे जगहों से हमें खूब मोहर मिला है। इसका मतलब है कि भारत की वस्तुएं उन देशों में ज्यादा गई थी, वस्तुएं। इसका मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था। उनके यहां से कुछ एक वस्तुएं आती हैं, हमारे यहां से अनेक अनेक वस्तुएं जाती हैं। इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में था, हम विदेशों में निर्यात खूब कर रहे थे। अब तुम पिछले वर्षों में पूछे गए एक सवाल का जवाब देखने की कोशिश करो। पिछले वर्षों में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपीएससी में पीटी का क्वेश्चन आया है, जीएस में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहर मेसोपोटामिया से मिला है और उनका मोहर यहां से मिला है, इससे क्या प्रमाणित होता है? और उसके बाद नीचे दे दिया गया है 3-4 ऑप्शन, उनमें से एक चुनना है आपको। और चुनने के लिए जो सही ऑप्शन उसमें दिया गया है वो ये कि कांस्य युगीन सभ्यताओं के बीच में आपस में व्यापारिक नेटवर्क था। कांस्य युगीन सभ्यताओं के बीच में आपस में व्यापारिक नेटवर्क था। आपको ये मालूम है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कांस्य युगीन सभ्यता है। इस दौर के लोग इस दौर के लोग तांबे में टिन मिला के कांस्य बना रहे थे। यहां भी कांस्य बन रहा था, मेसोपोटामिया में भी कांस्य बन रहा था, और ईरान में भी बन रहा था, और इन सब का एक दूसरे के साथ व्यापारिक संपर्क था। यही क्वेश्चन था। तो आपको यह अंदाजा लग रहा है कि इस टॉपिक पर जो आपने पढ़ाई किया उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। जितना क्वेश्चन और पूछा जा सकता है उनको ध्यान में रखकर मैंने इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब देखो प्रस्तर उद्योग भी बता दे बेटा। अब जितना बताया ना उतना काफी है, उससे ज्यादा मत पढ़ो। ज्यादा पढ़ोगे तो बदहजमी हो जाएगी। ये भी देखो, इनका यही मृदभांड ही है। तो मृदभांड के बारे में जितना आपने पढ़ा, यहां पर आपको मैं एक छोटा सा लिस्ट दे देता हूं, जिस लिस्ट से पता चलेगा कि मृदभांडों के ऊपर एक क्वेश्चन यदि ओवरऑल आ जाएगा तो तुम बना लोगे। अभी ही बता देता हूं लिस्ट, ताकि ओवरऑल कभी भी आगे भी पढ़ोगे तो तुमको बैकग्राउंड मिल जाएगा। हाँ, पीएचडी क्वेश्चन नहीं पूछता है, एकदम शाम पांडे सही बोल रहे हो। मृदभांड को लेकर एक हेडिंग दे दो, मृदभांड का हेडिंग दे दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहली बात निर्माण, उसके बाद दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मृदभांड, उसके बाद
ताम्रपाषाण या ऋग वैदिक काल का मृदभांड, ऋग वैदिक काल का मृदभांड, इसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल का मृदभांड, उसके बाद 6ठी सदी BC का मृदभांड, कुल मिलाकर देखो तो ये 5 बिंदु हैं जिनको लेकर क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। 5 बिंदु है मृदभांड को लेकर, तो इसका मीनिंग पहले समझो कि क्यों मृदभांड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मृदभांड पे क्वेश्चन पूछने का कारण यह है कि मिट्टी का जो बर्तन है वो भी उस काल के इतिहास को जानने का एक बड़ा स्रोत है। जिस काल का इतिहास लिखने के लिए तुम्हारे पास में ज्यादा सोर्सेस नहीं होंगे, उस काल का इतिहास आखिर तुम लिखोगे कैसे? जब ज्यादा सोर्सेस नहीं है तो फिर जितना मिल जाए उतने से ही काम चलाओगे। तो यदि कोई भी सोर्स मिल जाए तो उसका तुम अधिक से अधिक निचोड़ निकालने की कोशिश करो कि भाई इससे भी जान लें कि आखिर क्या जानकारी मिलती है। तो कोई भी स्रोत से जब जानकारी निकालने लगोगे तो क्या निकालोगे कि मिट्टी का बर्तन है, इससे पता चल जाता है कि उनके खाने पीने का तरीका क्या था, उनके भंडारण का तरीका क्या था, बर्तन के निर्माण करने की शैली कैसी थी, उससे उनके पेंटिंग की जानकारी मिल जाती है, उनके पशुओं की जानकारी मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे पशुओं की पेंटिंग की गई है। तो बहुत तरह की जानकारी मिलती है। डोंट गो इनटू दैट डिटेल, दैट इज नॉट नीडेड। वही चीज जरूरी होता है मेंस में, जिसको मैं बताऊंगा तो तुमको लगेगा हाँ चलो कहानी समझ में आई, लेकिन वो कहानियां तुम्हारे काम की नहीं है। इट विल टेक योर टाइम। तुम्हें अपना सीमित समय लगाना है। तो फैक्ट का रिवीजन हो जाए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कहानी जो डिटेल में जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं है तो दैट विल कॉस्ट योर टाइम। तो सामान्य बात है कि मिट्टी के बर्तन का इतिहास लेखन के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, इसीलिए इतिहासकार मृदभांडों को बतौर सोर्स यूज करते हैं। तो पीटी वाले क्वेश्चन बना देते हैं। सबसे पहली बार मृदभांड का निर्माण कब शुरू हुआ? तो पाषाण काल में। पाषाण काल में भी इक्का दुक्का यदि खोजोगे, इक्का दुक्का, तो वो तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। लेकिन ज्यादा संख्या में बनने लगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जब तुम नवपाषाण काल में जाओगे तो आपको लगेगा कि लगभग हर नवपाषाणिक स्थल से हमें मिट्टी के बर्तनों का प्रमाण मिला है। और ऊपर से मेहरगढ़ के बारे में मैंने बताया था कि वहां से तो हमें चाक पर मिट्टी के बनाए गए बर्तन का प्रमाण मिला है। फिर देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में मिट्टी का बर्तन कैसा है, तो मैंने बता दिया कि सबसे बढ़िया वाला जो बर्तन है वो है लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पे काले रंग से चित्रकारी की गई है। ठीक है बेटा, हट जाऊंगा। अगला मुद्दा क्या है? ताम्रपाषाण काल या ऋग्वैदिक काल का बर्तन। ताम्रपाषाण काल और ऋग्वैदिक काल के बर्तन को कौन सा नाम दिया जाता है? तो गेरुवर्णी, गेरुवर्णी, गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुए रंग का मिट्टी का बर्तन। ओसीपी भी बोला जाता है, ओसीपी, ओसीपी, ऑर्चर्ड कलर पॉलिश्ड वेयर, ओसीपी। अंग्रेजी में ओसीपी, ऑर्चर्ड कलर का पॉलिश किया गया मिट्टी का बर्तन। हिंदी में गेरुवर्णी मृदभांड। गेरुए रंग से लेप जिसके बर्तन पर लगाया जाता था, वैसे बर्तन हमें किस काल में मिले हैं? तो हमें ऋग्वैदिक काल में मिले हैं, ऋग्वैदिक काल में मिले हैं।
उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल में कौन सा बर्तन मिलता है? उत्तर वैदिक काल का बर्तन देखोगे तो मिलेगा आपको PGW। PGW माने पेंटेड ग्रे वेयर, इसी को हिंदी में कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, गेरुए रंग का ऋग्वैदिक काल में, और धूसर रंग से चित्रण जिस बर्तन पे किया गया हो वो कौन से युग में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बर्तन के ऊपर चित्रण है, लेकिन कौन से रंग से? तो धूसर रंग से, ग्रे कलर का। उसके बाद फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में चलकर देखें तो ये कैसा है? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में देखेंगे तो NBPW। NBPW मतलब उत्तरी काली चमकदार मृदभांड, माने मिट्टी का वो बर्तन जो उत्तर भारत के इलाके से ज्यादा मिला है, काले रंग से बर्तन के ऊपर पॉलिश किया गया है। काले रंग से जिसके ऊपर पॉलिश किया गया हो वो वाला बर्तन जो प्रायः उत्तरी भारत से मिला है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ये अंतिम कैटेगरी है बर्तनों का जिसको कि आपको पढ़ना है। क्या उसके बाद लोगों ने बर्तन बनाना छोड़ दिया? तो ऐसा तो नहीं है ना कि बर्तन बनाना छोड़ दिया, बर्तन तो आज भी बनता है। लेकिन उसके बाद के काल के लिए इतिहासकारों को इतिहास लिखने के लिए इतनी सामग्रियां मिलने लगी कि उन्हें मृदभांडों वगैरह का उपयोग करने की जरूरत नहीं बची। जब बहुत सारी सामग्रियां मिलने लगी, अभिलेख मिलने लगा, सिक्का मिलने लगा, साहित्य मिलने लगा, बड़े बड़े भवन मिलने लगे, तो बोला क्या जरूरी है मृदभांडों के पीछे भागने की? आज भी मृदभांड बनता है, तो आज का इतिहास लिखने के लिए तुम मृदभांड खोजने थोड़े न जाओगे, जबकि तुम्हारे पास में सैकड़ों, हजारों, लाखों डिटेल्स मौजूद हैं। तो इसीलिए मृदभांडों का जो महत्व है इतिहास लेखन में वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल तक का ही है, और इतने ही प्रकार के मृदभांड हैं। अब मैं इसके अंदर और भी गहराई में जा सकता हूं क्वेश्चन के लिए, लेकिन अभी जाऊंगा तो विषयत्तर हो जाऊंगा, इसलिए अभी नहीं जाऊंगा। जैसे एक छोटा सा संकेत कर देता हूं कि ऋग्वैदिक काल का जो मृदभांड है, ऋग्वेद काल के समानांतर मैंने यहां लिख दिया ताम्रपाषाण काल। उसी तरीके से देखोगे उत्तर वैदिक काल तक जाओगे तो पहली दफा भारत के लोगों को लोहा का ज्ञान हो चुका था, उसको लोहे का पहला चरण कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जाओगे तो लोहे का ज्ञान थोड़ा बढ़ चुका है, उसको लोहे का दूसरा चरण कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मृदभांड लोहे के पहले चरण के दौर का था, इनमें से कौन सा मृदभांड लोहे के दूसरे चरण के दौर का था, इनमें से कौन सा मृदभांड कांस्य युगीन था। तो क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। आप सामान्यतया याद करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, वो थोड़ा डीपर चले जाएंगे, ब्लैक ऑन रेड पॉटरी ब्रॉन्ज एज, ओसीपी चैल्कोलिथिक एज, पीजीडब्ल्यू आयरन एज फर्स्ट फेज, एनबीपीडब्ल्यू आयरन एज सेकेंड फेज। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बनती है, और ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप लोग डील कर लेंगे। आई हैव फुल फेथ नाउ। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा डिटेल तो आदमी पढ़ेंगे ही। नहीं, जितना मैंने बताया ना तुम उससे ज्यादा मत पढ़ो, अब इसके अंदर जितनी कहानी मैंने बता दिया दैट इज मोर देन इनफ। अब चल के देखो कि यही देखो पीजीडब्ल्यू यही है, ये जो आपको
मिट्टी का बर्तन दिखाई देता है ना, यही पीजीडब्ल्यू है। देखो ग्रे कलर से पेंट किया गया है पीजीडब्ल्यू, और ये देखो एनबीपीडब्ल्यू, काले रंग का पॉलिश किया हुआ है, ये एनबीपीडब्ल्यू है, ये पीजीडब्ल्यू है। वो ओसीपी का इसमें नहीं मिला है, ओसीपी का उदाहरण इसमें नहीं रखा गया है, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर आपके सामने में ये कहानी स्पष्ट है कि अब देखो कि मृदभान मैंने बता दिया, मापतौल की इकाई के बारे में कोई खास डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस इतना ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की मापतौल की इकाई समरूप थी, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद फिर मन का हो गया, मोहर हो गया, ईंट हो गया, लिपि हो गया, मृदभान हो गया, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब पलट कर चल के देखो, समरूपता के मामले में हमने जितना पढ़ा उतने के माध्यम से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषताओं के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब हम आपको इधर दोबारा ले चलें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था, हेडिंग दे दो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कृषि, कृषि के बारे में मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, दोबारा नहीं जाऊंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल का एग्रीकल्चर से संबंधित अध्ययन मैंने पिछले क्लास में करा दिया है, अब आपको उसके बारे में डिटेल में दोबारा जाकर समय नहीं लगाना है। फिर दूसरा है उद्योग, उद्योग, उद्योग क्या है, तो अब देखो कि इनके समय का वस्त्र उद्योग, उसके बाद मिट्टी का उद्योग, उसके बाद पत्थर का उद्योग, उसके बाद धातु का उद्योग, धातु का उद्योग, उसके बाद लकड़ी का उद्योग, लकड़ी का उद्योग। ये 5 तरह के उद्योग हैं जिनके बारे में आपको इक्का दुक्का जानकारी लेने की जरूरत पड़ेगी। अब हमें यह समझना है कि इसके अंदर कौन से काम का फैक्ट है जो पूछा जा सकता है, और दूसरी बात है कि सामान्य समझ क्या है कि जिसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी ठीक हो जाए। तो कॉन्सेप्चुअल स्तर को पहले देख लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्योग कैसा था, तो उन्नत था। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि इनका इंडस्ट्री इतना एडवांस है कि ये अपने यहां उद्योगों में उत्पादित करके वस्तुओं को विदेशों में बेचते हैं, और कई दफा तो कच्चा माल ये बाहर से मंगा लेते हैं और बेचते हैं। तो इंडस्ट्री उन्नत है, इंडस्ट्री उन्नत होने के साथ फिर क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, टेक्नोलॉजी उन्नत है। इससे ज्यादा आप इसके बारे में पढ़ के कोई फायदा नहीं हासिल करेंगे। अब चल कर देखिए कि वस्त्र उद्योग के तहत क्या खास बात है जो पूछा जा सकता है। तो कपास का उद्योग डेवलप था इनका, कपास उद्योग उन्नत था। कपड़े पर, कपड़े पर तिपतिया छाप, तिपतिया छाप का प्रमाण कहां से मिला है, कहां से मिला है, यह क्वेश्चन आ सकता है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन में वस्त्र उद्योग के तहत कपड़े के ऊपर 3 पत्तों का छाप लगाने का प्रमाण कहां से मिला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कपड़े के ऊपर 3 पत्तों का छाप लगाने का प्रमाण कहां से मिला है? आप कोई बता सकते हैं? तो 3 पत्तों का छाप का प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त। क्या दिक्कत है प्रीति? क्या पूछना चाहती हो बेटा? पूछ लो दोबारा। प्रीति तुम क्या पूछना चाहती हो? पूछ लो बेटा, मैं देख नहीं पाया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति से। सर हिस्ट्री के टाइम पीरियड के विस्तार से समझा दीजिए अलग अलग किताबों में। कौन से पीरियड का पूछना चाहती हो बेटा? तुम जिस पीरियड का पूछना चाहती हो उसका बता दूं, अदरवाइज किताबों से मत फंसो। ये देखो, ये आपको एक मूर्ति मिलेगी, इस मूर्ति पर ध्यान दो। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति की पहचान होती है कि यह पुरोहित रहा होगा, पुरोहित रहा होगा। चेहरा मिलाओगे तो लगेगा कि मोदी जी जैसा लगता है। कई लोग इसका चेहरा मोदी जी से मिलाते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ये मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति के रूप में पहचान हुई है। इसे इसे मंगोलियाई मूल का कहा गया है, मंगोलियाई मूल का कहा गया है, मंगोलियाई मूल का कहा गया है। मंगोलियाई मूल का, ये चित्रण नहीं है बेटा, ये मूर्ति है। मंगोलियाई मूल का कहा गया है। इससे संबंधित जो 3-4 काम के फैक्ट्स हैं उसको देख लो एक ही साथ में। ये मूर्ति किस चीज की बनी हुई है? तेलखड़ी पत्थर की, तेलखड़ी पत्थर की, सेलखड़ी पत्थर की। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किसकी मूर्ति है? पुरोहित की। यह कौन से मूल का है? तो मंगोलियाई। कैसे पता चलता है कि मंगोलियाई मूल का है ये मानव? तो देखोगे कि इसका होठ चौड़ा है, नाक चपटी है, आंखें झुकी हुई है, ललाट चौड़ा है, दाढ़ी बहुत सघन है और मूंछ नहीं रखा है। ये सब आपको याद नहीं करना है, बस समझ लेना है और दिमाग में ये बिठाना है कि क्वेश्चन क्या आएगा। तो क्वेश्चन आएगा मोहनजोदड़ो की पत्थर की वो मूर्ति जिसकी पहचान कुछ लोगों ने पुरोहित के रूप में किया है, उससे निम्नलिखित में से क्या बातें पता चलती है? तो एक यह कि वह मूर्ति तेलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी, वह मंगोलियाई मूल का था और वह ऐसा चादर लपेटे हुए है। देखो इसका बदन पे चादर लपेटा हुआ है वो, जिसके ऊपर 3 पत्तों की छाप है। ये देखो इसके बदन पे जो चादर है उस चादर के ऊपर 3 पत्तों की छाप है। इसीलिए इसे वस्त्र उद्योग के अध्ययन के लिए बहुत बढ़िया स्रोत माना जाता है। ये देखो डिजाइन बना रहे हैं कपड़े के ऊपर, तो कपड़े के ऊपर बनाया हुआ डिजाइन ये दर्शाता है कि इन्होंने कपास के क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर ली थी और ये वस्त्र उद्योग के रूप में काफी काम कर रहे थे। ठीक है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं।
अब वस्त्र उद्योग के बारे में तो आपने जो काम करना था कर लिया, ये बात हो गई। उसके बाद फिर दूसरा मिट्टी का उद्योग, मिट्टी का उद्योग, मिट्टी के उद्योग में क्या क्या बातें थी? मिट्टी के उद्योग में क्या बात थी? नंबर एक, मिट्टी के से क्या क्या बनता है? ईंट, और क्या बनता था? मृदभांड, और क्या बनता था? मूर्ति, खिलौने, आदि। तो मिट्टी के उद्योग से संबंधित जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है वो इन्हीं से संबंधित होगा। एक तो सिंपल होगा कि मिट्टी से संबंधित बड़ी सारी सामग्रियों का निर्माण हुआ, मिट्टी से आधारित उद्योग बहुत उन्नत था। ये सब सामान्य कॉमन सेंस है कि भैया इतनी सारी सामग्रियां बन रही है तो उन्नत तो होगा ही होगा, उन्नत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मिट्टी से संबंधित इंडस्ट्री काफी उन्नत था, नो डाउट। अब ईंट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1:2:4, इसके बारे में इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मृदभांड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इन्होंने बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन बनाए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मूर्तियां, इनके समय में हमें पत्थर, धातु और मिट्टी तीनों की बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली। इस काल में हमें मिट्टी, पत्थर और धातु तीनों की बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्ति कला के बारे में अभी अध्ययन नहीं कराऊंगा, थोड़ी सी चर्चा बाद में करूंगा, तब जबकि हम लोग मेंस में पढ़ने जाएंगे, क्योंकि मेंस में आर्ट एंड कल्चर के तहत मूर्ति कला एक हिस्सा होता है। भारत के इतिहास में मूर्ति कला का आरंभिक विकास यहीं से हुआ है। तो अभी बस इतना जान लो कि मूर्तियां खूब मिली हैं। जैसे आप उदाहरण रूप में देखना चाहोगे तो आपको यहां पर खूब सारी मूर्ति, ये देखो मिट्टी की मूर्तियां हैं, ये सब ये मिट्टी की मूर्तियां हैं। ये देखो, ये मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति, ये भी मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति, बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां आपको नजर आएगी। ये सब देखो मिट्टी की मूर्तियां हैं, ये देखो मिट्टी की मूर्ति है। तो मिट्टी की मूर्तियों में आपको बस इतना ध्यान रखना है यहां से क्वेश्चन के ख्याल से कि मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं उसमें मानव की मूर्तियां भी हैं, पशु की मूर्तियां भी हैं, खिलौने भी हैं, नौका वगैरह की मूर्तियां बनाई गई है, हल की मूर्ति बनाई गई है, प्रतिमूर्ति बनाई गई है। तो मानव, पशु, खिलौने, हल, नौका। पशु के तहत आपको मैंने दिखा दिया कि अभी जैसे बैल की मूर्ति बनाई गई है, चिंपांजी वगैरह की मूर्ति बनाई गई है। कभी कभी क्या होता है कि तुम याद करते हो कि इसकी मूर्ति बनाई गई है, क्वेश्चन में सिंपल आ जाता है कि अच्छा इस पशु से वो वाकिफ थे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन ही तुम्हारे आंसर का सफिशिएंट आधार बन जाता है। इसके बाद फिर देखोगे कि मानव की मूर्तियों में फीमेल की मूर्तियां ज्यादा है, फीमेल मूर्तियां ज्यादा, फीमेल की मूर्तियां ज्यादा है मेल की तुलना में। शायद इसलिए क्योंकि ये मातृ पूजक थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, ये मातृ देवी की पूजा करते थे, इसलिए मातृ देवी की पूजा के कारण फीमेल की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं मेल की मूर्तियों की तुलना में। अब खिलौने वगैरह तो हो गया, तो
मिट्टी से संबंधित इंडस्ट्री तो हमने कंप्लीट कर लिया। मिट्टी के बाद में आपके सामने में दो ही बचता है, एक है पत्थर और दूसरा है धातु। पत्थर और दूसरा है धातु। पत्थर से संबंधित मूर्त उद्योग में चलकर देखो, पहले पत्थर वाला बताता हूं क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए पॉइंट लिखूंगा तो समझ में आ जाओगे। एक है मनका, एक है मोहर, इसके बाद है मूर्तियां। मनका, मोहर और मूर्तियां, पत्थर से बनी हुई ये तीन सामग्रियां हैं। आपने मनका पढ़ रखा है, आपने मोहर पढ़ रखा है, मूर्तियां आपने अभी देख रखा है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं मूर्ति कला के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा तब, जब मैं मेंस में आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक पढ़ाऊंगा। जो मेंस के लायक थोड़ा डिटेल का मामला होता है उसको यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा। बस इतना आपको ज्ञान हो गया है कि इस काल में पत्थर की मूर्तियां खूब मिली हैं। इसके बाद फिर अगला है धातु। तो धातु से संबंधित आपको कई सामग्रियां मिल जाएंगी। जैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो है मूर्तियां। उसमें सबसे शानदार मूर्ति है मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। अभी कुछ ही देर पहले आपने पढ़ा है ना कि ये कांस्य युगीन सभ्यता के लोग हैं, और कांस्य युगीन सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने कांसे की बहुत सारी सामग्रियां बनाई थी, जैसे कि कांसे से संबंधित औजार, कांसे से संबंधित मूर्तियां। उन मूर्तियों में सबसे सुंदर मूर्ति कौन सी है या सबसे उल्लेखनीय उदाहरण कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है, एक नग्न स्त्री की मूर्ति है जो वस्त्र बिल्कुल नहीं पहने हुए लेकिन गहने बहुत सारे पहने हुए हैं, बालों में जूड़ा बांधे हुए है, नृत्य की मुद्रा में है, इसलिए उसकी पहचान कांस्य की नर्तकी की मूर्ति के रूप में होती है। आप ये देखेंगे ये मूर्ति, ये देखिए जूड़ा बांधे हुए बालों में, ये हाथों में यहां से यहां तक चूड़ियां पहनी हुई है, ये गले का हार देखिए पहनी हुई है, लेकिन वस्त्र नहीं पहनी हुई है। फिर ये त्रिभंग मुद्रा में है, यहां से देखिए लोच है, यहां पे कमर पे लोच है, यहां गर्दन पे लोच है, ये शरीर को तीन भागों में बांटी हुई है, त्रिभंग मुद्रा की मूर्ति है। मैंने आपको पहले कह रखा है कि मैं मूर्ति कला के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो पहला टॉपिक है जिस दौर में भारत में मूर्ति कला का खूब उन्नत विकास हुआ है। मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, इन तीनों को जोड़कर एक क्वेश्चन आ सकता है। आंसर के लायक लिखने का काम पीटी क्लास में संभव नहीं है। मेंस के क्लास में जाएंगे तो भाषा मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे। पीटी के लिए काम के फैक्ट्स जितना बता दिया, बाकी डिटेल उस काल में। आज इतना ही।